Hi students, now I am coming back with the next topic of electricity, lecture third. मुझे आप लोगों से आज थोड़ा सा बात भी करना है। मैंने अपना जब वीडियो एनालिसिस देखा तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे वीडियोस को व्यूज किया है, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो व्यूज ड्यूरेशन है वो काफी कम है। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, जिसकी वजह से आपको पूरा कंटेंट समझ में आ सके। और जब पूरा कंटेंट समझ में आएगा तभी आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए, आज जैसा कि मैंने कहा था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हम लोग बात करेंगे, तो आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, just wait, which deals with the study of charges, which deals with the study of charges and its effect, whether the charges are in rest or in motion, whether the charges are in rest or in motion. इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच हैं। चार्जेस, यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि चार्जेस आर इन रेस्ट और इन मोशन, तो जब चार्जेस रेस्ट कंडीशन पे होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस रेस्ट कंडीशन पे होंगे तो उसके जो भी इफेक्ट्स हैं और उन इफेक्ट्स के बारे में जहां पर हम स्टडी करते हैं उसी का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैट या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच हो गए। पहला जो है वो है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमको सबसे ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का भी नाम देते हैं, यानी कि द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which deals with the branch of electricity which deals with the property and the effect of static condition of charge, static condition of charge। ठीक है, जब चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में होते हैं तो उस समय वहां पे क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरीके से वो खास करके स्टैटिक कंडीशन में क्यों आया, कौन सा ऐसा फोर्स लग रहा है कि जिसकी वजह से चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में है। चलिए, तो हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब, यही है वो भाई साहब जिन्होंने की पहली बार ये समझाने की कोशिश की कि जो चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में है वो क्यों है। तो यहां देखिए, चलिए यहां पे अभी एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा, इसमें आप देखिए कि जब दो स्फीयर सेम चार्जेस के हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यानी दोनों से रिपेल होना चाह रहे हैं। जब दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के आपस में आते हैं तो वहां पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स के कारण चार्ज जो है वो बैलेंस्ड है, और ये चार्ज जो बैलेंस हो रखा है, बैलेंस होने का वजह यह है
कि ये दोनों जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान से समझिए, जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसी की वजह से, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले रहे हैं, चाहे चार्जेस अट्रैक्ट करे या चार्जेस रिपेल करे। तो यहां से जो सबसे पहला बात आता है कि जब चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में होता है तो वहां पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होता है। तो इन्होंने उस फोर्स को कैलकुलेट किया। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस फोर्स को कैलकुलेट किया। किसकी मदद से इन्होंने उस फोर्स को कैलकुलेट किया? टॉर्शन बैलेंस इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है, नीचे ये जो सिलिंड्रिकल शेप जो आपको दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल शेप जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी चारों तरफ देखिए, ये चारों तरफ जो है एक स्केलिंग कर दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर में ये जो कवर दिया गया है ये लीड का है, और इसके ऊपर एक ट्यूब ग्लास लगा दिया गया है। ट्यूब ग्लास को ऊपर देखिए बंद कर दिया गया है मेटल कैप से। उस मेटल कैप से एक थ्रेड नीचे आ रहा है और उसी थ्रेड को नीचे वाले यहाँ पे एक नीडल से कनेक्ट कर दिया गया है। ये देखिए नीडल से, और ये जो नीडल है इसके बाजू में देखिए एक स्फीयर है। ये जो स्फीयर है इसको बार बार कभी चार्ज कर देते थे फुल्ली चार्ज, कभी हाफ चार्ज रखते थे फ्रिक्शन करके, और इसी को उन्होंने रीडिंग किया इस स्केल मीटर के ऊपर, और तब जाकर वो कैलकुलेट कर पाए कि दो स्टैटिक कंडीशन वाले चार्ज के बीच में कितना फोर्स अप्लाइड हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ये अपने मन से लाके दे दिए, नहीं। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देख के ये डिराइव कर दिया, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। लेकिन कूलम्ब का फॉर्मूला इसी टॉर्शन बैलेंस के आधार पे निकाला गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉर्शन बैलेंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कमेंट में 100 कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप जितने भी बच्चे हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए, जो एक्सटर्नल पेजेस के द्वारा जो हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आउटर स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। चार्ल्स ऑगस्टिन डू कूलम्ब जो थे, इन्होंने सबसे पहली बार स्टैटिक कंडीशन ऑफ चार्जेस के ऊपर बात किया। कब? इन 1784 he detailed about the static condition of charge. Static condition of charge. चार्ज का स्टैटिक कंडीशन क्यों है इसके बारे में डिटेल में इन्होंने बात की। क्या बोला इन्होंने? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स charges balance to each other and comes in static condition. अब देखिए जरा ध्यान से, तो इन्होंने अपना एक क्या लॉ दिया? कूलम्ब्स लॉ कहता है the electrostatic force between the charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. अब देखिए जरा ध्यान से, फोर्स एक्टिंग
in the direction joining line of charge। देखिए जैसे ये Q1 कोई चार्ज है और एक चार्ज है यहाँ पे Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। तो जो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है Q1, जो फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, मान लेते हैं कि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर ये लाइक रहता तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता, यानी ये इधर की ओर भागता और ये इधर की ओर भागता, ठीक है। और ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेता क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। खैर, तो ये इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, यानी यहाँ पे जो चार्ज लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लग रहा है F12, और ये इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है यानी यहाँ पे लग रहा है F21। तो यहाँ जो F12 है वो बराबर है F21 का मैग्नीट्यूड के रूप में। अगर हम बात करें तो डायरेक्शन सिर्फ इसका अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। चार्जेस जिस जगह पे हैं वहीं पे स्टैटिक कंडीशन में रुक जा रहे हैं, स्थिर अवस्था में रह पा रहे हैं। चलिए देखिए, तो इसी फोर्स को हम लोग निकाल रहे हैं। तो जैसा कि कूलम्ब्स ने बोला कि ये जो फोर्स है ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम डायरेक्ट F मान रहे हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, और दूसरा जो उन्होंने बोला कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो यहाँ K यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे है K into Q1 into Q2 by R स्क्वायर। ये जो K है आपका, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और इसका मान है 9 into 10 to the power 9। इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए यूनिट के ऊपर अभी हम लिख देते हैं, बाद में इसका यूनिट पे हम बात करेंगे, या तो समझ लीजिए ना, छोड़िए। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ये इधर आ जाएगा तो ये रेडियस है मीटर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 है तो कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा यानी पर कूलम स्क्वायर। तो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K का वैल्यू है। इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन जो हमने ये यूज किया है एप्सिलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। अब ये देखिए परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिट करना, किसी को अलाउ करना, तो यानी कि यहाँ पे ये मतलब नहीं है, देखिए मीनिंग जैसा है उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा है, ये उल्टा काम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा भाई साहब। परमिटिविटी का मतलब है कि ये किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं वो एयर का ले रहे हैं, जब ये किसी दूसरे मीडियम में जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा यहाँ देखिए परमिटिविटी क्या है, नीचे है कि नहीं है, यानी K की जगह पे जब परमिटिविटी को नीचे रखेंगे तो वो फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, परमिटिविटी किसी भी जगह का स्पेस का यदि बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स उसका घट जाएगा। अगर परमिटिविटी किसी भी मीडियम का बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ये वो किसी भी मीडियम का कैरेक्टर है जिसके बढ़ने से स्टैटिक फोर्स का मान घट जाता है, और ये वो वैल्यू है स्पेस का यानी वैक्यूम का, ये एयर का होता है 8.8 into 10 to the power -12। अब इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए ध्यान से, ये एप्सिलॉन नॉट में चला जाएगा, तो जब ये एप्सिलॉन नॉट में चला जाएगा K का मान यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट का अगर हम यूनिट की बात कर दें तो यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होगा इसका यूनिट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे आपको, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इन सब के ऊपर एक स्पेशल वीडियो अगर आपको चाहिए, अगर आप अच्छा
से इसको समझना चाहते हैं। अभी इसको उतना जानना जरूरी भी नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस न करते हुए मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय r²। यही है कूलम्ब्स लॉ के द्वारा डिराइव फॉर्मूला, जिससे कि आप किसी भी दो स्टैटिक कंडीशन वाले चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकाल सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि आप मेंशन कर लीजिए कि वो कहते हैं कि सर अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और यहाँ पे दो चार्जेस है Q1 Q2, यह स्टैटिक कंडीशन में है, इसके बगल में भी कोई चार्ज होगा Q3, इसके बगल में भी कोई चार्ज होगा Q4, तो क्या इन सब के ऊपर ये जो बाकी बिसाइड्स वाले जो चार्जेस है इसके आजू बाजू में, क्या ये उस फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट डालते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेट के ऊपर नेबरिंग चार्ज कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ये ध्यान रखिएगा। जितना इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला चीज आप लिख लीजिए कि नेबरिंग चार्ज, सॉरी ये इतना डीप नहीं चल पा रहा है, neighboring charges does not affect electrostatic force, और दूसरा जो पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट आप सिंपली ये समझिए कि अगर कोई भी दो चार्ज Q1 और Q2 को कुछ डिस्टेंस पे अपार्ट किया गया और इन दोनों के बीच में यदि आप न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल पॉइंट यदि ये दोनों चार्जेस, याद रखिए देखिए दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो Q1 और Q2 यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो अगर आप इन दोनों चार्ज के बीच में न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा तो Q1 Q2 अगर ये लाइक चार्जेस है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो जो छोटा वाला चार्ज होगा Q1 या Q2 में से जो छोटा वाला चार्ज होगा उसके तरफ वो भाग जाएगा, और यदि Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेस है तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो छोटे वाले चार्जेस से दूर भागेगा। इफ Q1 Q2 आर अनलाइक चार्ज देन न्यूट्रल पॉइंट कहने का मतलब कि ये दोनों चार्ज है, ये दोनों दो बिटवीन कहाँ कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि चार्ज वैल्यू न्यूट्रल हो जाएगा, तो उस केस में यदि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो जो छोटा वाला होगा इन दोनों में से उससे वो पॉइंट दूर भाग जाएगा। अगर ये लाइक चार्जेस है दोनों तो छोटा वाला की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्लेस कर दूंगा और रसायन पाठशाला का एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगा, उसको आप वहां से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।